मैम शब्दावली याद करें करेगा यानी करने का कोई तरीका बताइए। क्वालिटी कम करिए मैम, क्वालिटी कम करिए क्या मतलब? चलो देखो, आप लोगों के ये प्रश्न ना मेरी समझ से बाहर रहते हैं। जैसे कि शब्दावली का कोई तरीका बताइए। शब्दावली का कोई तरीका रटने के अलावा होता तो मैं अब तक आप लोगों को बता चुकी होती, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रखनी पड़ती हैं हमें, हम याद रख के ही उनको सीख पाते हैं। तो उनमें से एक है शब्दावली। जैसे आप अंग्रेजी भाषा की वोकेबलरी याद करते हैं, वैसे ही किसी भी भाषा की, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो या कोई और भाषा हो, उस भाषा को सीखने के लिए आपको उसकी शब्दावली यानी उसकी वोकेबलरी सीखनी आवश्यक होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको शब्दावली सीखनी होगी। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। आज हम लोगों को पढ़ना है अविकारी यानी अव्यय शब्द। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इससे पहले क्रिया और क्रिया के जो काल थे वो भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अविकारी, जिनका दूसरा नाम है अव्यय शब्द। ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें ये पता है कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। अविकारी जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल से अप्रभावित रहें। अप्रभावित का मतलब है कि उन पर कोई प्रभाव न हो, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को आपको समझना है कि किस तरह से प्रभाव पड़ता है और किस तरह से प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब मैंने आप लोगों को विकारी पद पढ़ाए थे, विकारी पद आप लोगों को पता है कौन से पढ़े थे हमने? तो विकारी पद पढ़े थे हमने जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमने पढ़े 4। अब हमें पढ़ने हैं अविकारी। तो जब हम अविकारी शब्द पढ़ते हैं तो अविकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। यह भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? तो पहला आता है हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, पहला क्रिया विशेषण है। दूसरा समुच्चय बोधक पढ़ते हैं हम। तीसरा सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दूसरा है हमारा संबंध बोधक। ठीक है, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के हमारे यहाँ पर अविकारी शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। ये शब्द ऐसे होते हैं कि इन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनका कोई लिंग नहीं होता, यानी हम इन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं रखते। इनका कोई वचन नहीं होता, हम इन्हें एक वचन या दो वचन, बहुवचन इन सब के अंदर नहीं रखते। ठीक है, इसी तरह से इनका कोई काल नहीं होता, यानी हम इन्हें ये नहीं कहते कि ये भूतकाल का है या वर्तमान काल का है या ये भविष्य काल का है। ठीक है, और इन शब्दों के साथ कोई कारक चिन्ह भी नहीं आता है। ये बिना कारक चिन्ह के होते हैं, यानी हम ये कहें कि ना तो ये कर्ता कारक हैं, ना ये कर्म कारक हैं, ना ये कोई हम ये जैसे खोजते हैं शब्दों को कि ये अधिकरण कारक है या ये कर्ण कारक है, तो ये कोई कारक भी नहीं होते। तो जो इस तरह के शब्द हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे? अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। तो अब हम इस तरह के शब्दों को जानेंगे कि ये किस तरह के शब्द होते हैं, तो इनकी पहचान के लिए हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को, कि क्रिया विशेषण क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आपको आज नोट डाउन कुछ नहीं करना है, सारा आपको आपकी स्लाइड पर मिल जाएगा क्लास के बाद। तो आपको बस आज ध्यान से सीखना है। ठीक है, रफ कॉपी पर कुछ लिखना चाहते हो अपने अनुसार तो अपने अनुसार लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द हमारे सामने है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या कहता है? यह एक ऐसा अविकारी शब्द है या अव्यय शब्द है जो क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता को बताने वाला ही शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। अब ये जो क्रिया विशेषण है हमारा, अगर हम इसे देखें तो इसके भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के हम भेद लेते हैं किसके आधार पर? अर्थ की दृष्टि से। कि यदि हम क्रिया विशेषण के भेद देखें अर्थ की दृष्टि से, तो यह 4 प्रकार के होते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है वहां पर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं?
स्थानवाचक। अब देखो आप नाम से पहचान कर सकते हो। स्थानवाचक मतलब जो स्थान का बोध कराएगा, नाम से आपको पहचान हो जाएगी। वो क्रिया विशेषण जो स्थान का बोध करा रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो कालवाचक मतलब जो काल को बता रहा है, अर्थात समय का बोध करा रहा है। ये किसको दिखाएगा? समय को। यानी वो क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह से रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या होगा कि जो उसकी रीति को, रीति मतलब उसकी शैली किस प्रकार से है, ठीक है, उसका बोध कराएगा, यानी शैली का बोध कराएगा। हम देखिए रीति यानी शैली, कि उसकी शैली किस तरह की है, तो उसे हम, यानी जो शैली का बोध कराता है वो हमारा आएगा रीतिवाचक के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले सही लिखा और फिर उसके बाद मैंने गलत कर दिया। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। और फिर उसके बाद आता है आपका परिमाण बोधक। परिमाण बोधक, परिमाण का मतलब है जो उसकी मात्रा का बोध कराएगा। ठीक है, किसका बोध कराएगा? मात्रा का बोध कराता है, वही हमारा क्या कहलाता है? परिमाण बोधक। अब यहाँ पर आपको चारों में ये अंतर करना है कि कौन सा शब्द हमारा किस चीज को बता रहा है, वही उसका क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अब एक एक करके हम इसमें पढ़ रहे हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। पहला शब्द यहाँ पर दिया है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो कि किसको बता रहा है? जो क्रिया विशेषण की स्थिति और दशा, स्थिति और दशा दोनों का ही मतलब है स्थान। ठीक है, यानी वो उसके कहाँ वो स्थित है इस चीज को और किस दिशा में स्थित है, तो उसको उसका बोध करा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हमारे सामने उदाहरण दिया है कि हर तरफ, जिधर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब होता है सभी दिशाओं में, सभी जगह की बात हो रही है। ठीक है, किधर, बाहर, भीतर, ऊपर या नीचे, ठीक है, किसी स्थान की बात हो रही है, आगे या पीछे, पास या दूर, सामने, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ आदि। तो इस तरह के शब्द हमारे होते हैं जो किस में आते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अब हम जैसे उदाहरण देखते हैं, वाक्य हमारे सामने दिया है कि जैसे छोटा बच्चा बाहर खेल रहा था, तो इसमें हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और वो क्या है? तो यहाँ पर बाहर शब्द आ गया। हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्थानवाचक है? तो हमारी क्रिया क्या है? खेल रहा है, खेलने का काम हो रहा है, लेकिन ये खेलने का काम कहाँ कर रहा है? तो बाहर कर रहा है। तो यानी ये जो बाहर है, ये इस खेलने का क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कहाँ खेल रहा है और उसके स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, तो स्थान का बोध करा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो बाहर को बता रहा है। अब इसी तरह से जितने भी शब्द आपके यहाँ पर दिए हैं, ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं, तो आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण दिया है जो क्रिया विशेषण क्रिया के समय का बोध कराता है, यानी क्रिया के समय का जो बोध करा रहा है वो शब्द, वो हमारा क्या होगा? वो क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब जैसे उदाहरण हमें देखना है, क्रिया के समय का बोध कराने वाला किस तरह से, जैसे आज, कल, परसों, अब, जब, पहले, पीछे, सवेरे, फिर, कभी न कभी, निरंतर, अब तक, सतत, नित्य, आजकल, सर्वदा, सदैव, लगातार, हमेशा, प्राय। ठीक है, लगातार, हमेशा, ये सर्वदा, ये सब किसको दिखा रहे हैं?
ठीक है, ये समय का बोध करा रहे हैं। बार बार, प्रतिदिन, ठीक है, ये समय का बोध करा रहे हैं। बहुधा, कई बार, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, ये सारे शब्द क्या दिखा रहे हैं? समय का बोध करा रहे हैं। तो समय का बोध कराने वाला विशेषण, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उदाहरण दिया हुआ है, हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे दिया है, तुम्हें सफल बनाने के लिए, तुम्हें सफल बनने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है? मेहनत करना। तो मेहनत करनी पड़ेगी हमें सफल बनने के लिए, तो वो कब करनी पड़ेगी? तो ये बता रहा है कि वो हमेशा करनी पड़ेगी। अगर आपको सफल बनना है तो सफल बनने के लिए, सफल रहने के लिए, ठीक है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारे उस समय का बोध करा रहा है कि मेहनत हमें कब करनी पड़ेगी? हमेशा। तो ये काल का बोध कराता है, यानी काल को बता रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट हो गया बहुधा का अर्थ क्या होगा? बहुधा का अर्थ होता है बेटा बहुत बार। ठीक है, बहुत बार की जो बात करते हैं, बहुधा मतलब जैसे हम कहते हैं ना अधिकांशतः, कहते हैं कि अधिक बार, तो बहुधा का मतलब होता है बहुत बार। ठीक है, बेशक इसका अर्थ लिख लो आप। ठीक है, तो बहुधा का मतलब होता है बहुत बार। आगे आता है शब्द हमारा, यहाँ पे दिया है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति यानी वो कैसे हो रही है इस बात का बोध कराता है। तो ठीक है, अब चल गई। चलो, तो देखो बीच में अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इशू हो गया। तो अभी हम पढ़ रहे थे, इसको हम फिर दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ तक आप लोगों ने सीखा है, समझा है, नहीं है। ठीक है, चलो, तो तीसरा हमारा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा कहती है कि जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति के बारे में बताएंगे। रीति का मतलब शैली, कि वो किस प्रकार से हो रही है, यानी कैसे हो रही है, उसका बोध कराते हैं, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे ध्यान से। तो उदाहरण कहता है अतएव, अतः, अंततः, मत, नहीं, न, न। अब देखो यहाँ पर अतएव, अतः, अंततः, ये किसको दिखा रहा है? उसके परिणाम को दिखाने के लिए कर रहा है। मत, नहीं, न, ये किसको दिखा रहा है? क्रिया का नहीं होना दिखा रहा है, उसके निषेध को दिखा रहा है। इसी तरह से अच्छा, ठीक, हाँ, जी, तो ये स्वीकृति का बोध करा रहा है कि अवश्य, जरूर, परस्पर, अचानक, यूं ही। तो ये अचानक से हुई चीज का बोध करा रहा है कि कैसे क्रिया अचानक से हो गई। ध्यान पूर्वक, तेज, धीरे धीरे, या हम तेज तेज भी बोल देते हैं किसी तेज जैसे चीज को, कि वह बड़ी तेज तेज चल रहा है। तो चलने का तरीका बता रहा है कैसे चल रहा है, तेज तेज चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से कि सहसा, निसंदेह, बेशक, वस्तुतः, सचमुच, मुख्यतः, यथासंभव, यथाशक्ति, शायद, कदाचित, यथासाध्य, यथा सामर्थ, ठीक है, यथा योग्य, संभवतः, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द आ गए। अब आप कहेंगे कि मैम कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये तो प्रश्नवाचक थे, तो ये तो हमने सर्वनाम में भी पढ़े थे, तो क्या सर्वनाम में भी मतलब फिर ये यहाँ पर आ गए? तो ध्यान रखना कि जब ये प्रश्नवाचक शब्द क्रिया का बोध कराएंगे, यानी क्रिया की विशेषता को दिखाएंगे, उसकी जगह क्रिया के लिए आएंगे, तब ये क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक कहलाएंगे। लेकिन जब ये किसी संज्ञा के लिए प्रयोग होंगे और इनके स्थान पर कोई संज्ञा आ रही होगी, तो फिर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे उदाहरण देखेंगे समझने के लिए, कि जैसे शब्द कह रहा है धीरे धीरे सभी बच्चों को समझ में आने लगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिया क्या है? समझ में आना।
तो समझ में आने लगा। कैसे, किसको आने लगा? तो बच्चों को आने लगा। लेकिन किस तरह से आने लगा? तो धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? समझ में आने के लिए। तो यहाँ पर जो ये हमारा धीरे धीरे है, ये हमारी क्रिया विशेषण है। और कौन सा वाला क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हमारा हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ब्राइटनेस कम हो जाती है मैम, कैसे हो जाती है? देखो ये आपके पास से कोई इशू हो सकता है, मेरे पास से तो चीज़ें ठीक चल रही हैं अभी। आप देख लो, हो सकता है कभी कभी मोबाइल में भी आ जाती है, अभी तो सही चल रहा है। आगे देखो, यहाँ पर हमारा शब्द दिया हुआ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी इसका चौथा प्रकार है, चौथा पॉइंट है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया की मात्रा का जो बोध कराएगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं, जैसे बस, काफी, ठीक, पर्याप्त, बराबर, कितना, जितना, इतना, उतना, एक एक करके ऐसे आता है। यथाक्रम, क्रमानुसार या भारी, बहुत, अधिक, अति, खूब, पूर्ण, कम, थोड़ा, कुछ, जरा सा, इतना सा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे किसको दिखा रहे हैं? मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे मान लो हमने कहा, हम वाक्य लेते हैं, हमने कहा रोहन बहुत बोलता है। रोहन अधिक बोलता है। ठीक है, हम लिख रहे हैं रोहन अधिक बोलता है। रोहन अधिक बोलता है। उसी तरह से एक और वाक्य लिख लें, जैसे कि तुम्हारा बच्चा कम खाता है। तुम्हारा बच्चा कम खाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वाक्य हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, रोहन अधिक बोलता है, तुम्हारा बच्चा कम खाता है। तो इसमें क्रिया क्या है हमारी? बोलता है और खाता है। और यहाँ पर बोलता कैसे है? अधिक बोलता है, ये मात्रा को दिखा रहा है। और खाता कैसा है? कम खाता है, मात्रा को दिखा रहा है। तो ये अधिक और कम दोनों ही हमारे क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक कहलाएंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर ख, संबंध बोधक। संबंध बोधक अभिकारी शब्द। अब संबंध बोधक अभिकारी शब्द कैसे? अभी हमने पढ़े क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द, अभी दूसरा आता है हमारा संबंध बोधक अभिकारी शब्द। तो संबंध बोधक अभिकारी शब्द ये वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के किसी अन्य पद के साथ संबंध सूचित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आता है, जैसे मारे, बाद, पीछे, पूर्व, पहले, बिना, तरफ, और, समेत, सहित आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो किसमें आते हैं? संबंध बोधक में आते हैं। जो संबंध का बोध करा रहे हैं किसी शब्द से किसी शब्द का, तो वो क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण दिया है, मेरा भूख के मारे
दम निकल रहा है। तो यहाँ पर भूख के मारे, तो ये जो मारे शब्द है ये संबंध दिखा रहा है भूख का दम निकलने से। ठीक है, तो ये मारे मिलकर यानी भूख का संबंध दम निकलने से। किसके मारे दम निकल रहा है? भूख के मारे दम निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा मारे शब्द है ये क्या कहलाएगा? संबंध बोधक कहलाएगा। फिर आता है धन के बिना जीवन कठिन लगता है, ये दिया है। तो इसमें जो बिना है ये किसको दिखा रहा है? धन का संबंध जीवन से दिखा रहा है कि धन के बिना क्या कठिन है? तो जीवन कठिन है। तो ये बिना इन दोनों का आपस में संबंध दिखा रहा है। और इसी तरह से माता जी मंदिर की तरफ गई हैं, तो यानी जाने का संबंध दिखा रहा है किससे? मंदिर से, कि वो गई किस तरफ है? मंदिर की तरफ। तो ये जो तरफ है ये हमारा क्या दिखा रहा है? मंदिर से जाने का संबंध दिखा रहा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर पता चलता है कि ये जो हमारे शब्द हैं मारे, बिना और तरफ, ये तीनों ही हमारे क्या कहलाएंगे? ये संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। ये क्या है? हमारे संबंध बोधक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इनको समझना कैसे है, ये हमसे कंफ्यूज हो सकता है इसे समझने में। तो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता देती हूँ। जब भी संबंध बोधक शब्द पूछने की बात आए और आपको ये दिखाई दे मारे, बाद, पीछे, पूर्व, पहले, बिना, तरफ, और, समेत, सहित आदि ऐसे कोई शब्द दिखाई दें वाक्य के अंदर, तो आप इन शब्दों से पहले खोजना कि कारक चिन्ह का, की, के तो नहीं लगा है। ठीक है, कारक चिन्ह क्या खोजना है? का, की, के। अगर इनमें से पहले, इनमें से कोई भी इससे पहले यानी इन शब्दों से पहले, जैसे तरफ से पहले की लगा, मारे से पहले के लगा, ठीक है, तो और इसमें बिना से पहले के लगा, तो जहां पर इस तरह के शब्द आपको दिख जाएं तो फिर ये शब्द उस समय कौन से होते हैं? संबंध बोधक होते हैं। तो ये वाली ट्रिक अगर आपको अपने दिमाग में समझ में आ गई तो आप बहुत आसानी से संबंध बोधक को समझ जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे दिया है नंबर अगला, समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं यानी जो शब्द शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को आपस में जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के होते हैं तो इनके अलग अलग भेद हैं। तो इनमें हम देखेंगे कौन कौन से भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला भेद हमारे सामने, संयोजक समुच्चय बोधक। ये समुच्चय बोधक क्या है? संयोजक है। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो ये वे शब्द होते हैं जो पदों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? संयोजक कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं? और, तथा, एवं और व, ये चार शब्द हैं हमारे जो किसका काम करते हैं? संयोजक का काम करते थे, संयोजक समुच्चय बोधक का। ठीक है, तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है, अजय पढ़ रहा था और सुरेश सो रहा था। तो देखो इस और ने इस वाक्य को और इस वाक्य को, दोनों वाक्य को क्या किया है? यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, दूसरा, रचना और जया स्कूल गई हैं। ठीक है, स्कूल गई हैं ये आएगा। तो रचना और जया स्कूल गई हैं, तो यहाँ पर रचना और जया को इस और ने क्या किया है? जोड़ दिया है। अब इस और के स्थान पर आप तथा, एवं और व कोई सा भी लगा सकते हो। आप कह सकते हो अजय पढ़ रहा था तथा सुरेश सो रहा था, ये भी कह सकते हो। रचना तथा जया स्कूल गई हैं, ये भी कह सकते हो। या अजय पढ़ रहा था एवं सुरेश सो रहा था। ठीक है, इस तरह का प्रयोग भी आप कर सकते हो इनके साथ। तो ये बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या है? संयोजक समुच्चय बोधक शब्द है। अब इसके बाद अगला आता है हमारा अगला पॉइंट, विभाजक या विभक्त समुच्चय बोधक। विभाजक का मतलब
तोड़ने वाला। ठीक है, तो ये वे शब्द होते हैं जो पदों और वाक्यों को एक करते हुए भी जोड़कर भी अलग अलग व्यक्त करते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं? तो इसमें दो ही शब्द होते हैं, या और अथवा। तो अथवा का हिंदी ये है या। ठीक है, तो दोनों एक ही होते हैं, या और अथवा। तो हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि मैं राजू या विजय के घर चला जाऊंगा। मैं इन दोनों में से किसी एक के पास जाऊंगा, राजू या तो फिर विजय के पास। ठीक है, तो ये जोड़ते हुए वाक्य को तो जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन राजू और विजय को क्या कर रहे हैं? अलग अलग भी कर रहे हैं। या तो राजू के घर जाऊंगा या तो फिर विजय के घर जाऊंगा। ठीक है, दूसरा है, यहाँ तो क्या गया, ये शब्द को अलग करने का वो काम हो रहा है। मैं आज बाजार जाऊंगा, ये एक वाक्य, या घर में ही मैच देखूंगा, ये दूसरा वाक्य। तो इन दोनों वाक्यों को इस या ने फिर जोड़ते हुए क्या किया है? अलग किया है। दोनों में से कोई एक काम करूंगा, या तो बाजार जाऊंगा या तो फिर मैच देखूंगा। तो दोनों ही वाक्य अलग अलग, दोनों में से कोई एक वाक्य किया जाएगा, यानी एक काम किया जाएगा। तो इसीलिए ये शब्द हमारे क्या होते हैं? जो विभाजक होकर, यानी जो विभाजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा विरोध दर्शक समुच्चय बोधक। विरोध दर्शक समुच्चय बोधक का मतलब होता है विरोध दिखाने वाले। ठीक है, जो विरोध तो दिखाते हैं लेकिन कुछ आगे बताते भी हैं। तो क्या कहते हैं कि ये पहले वाक्य के विषय का निषेध करके, यानी ये पहले तो वाक्य के विषय का क्या करते हैं? निषेध करते हैं, नकारते हैं, अन्य विषय को सूचित करते हैं। पहली बात को निषेध करते हुए अन्य बात को सूचित करते हैं। कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं? जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अगर, मगर, पर आदि, ये ऐसे शब्द हैं। तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं, उसने मुझे बताया था परंतु मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है, इस वाक्य को इस वाक्य के साथ मिलान करते हुए भी, लेकिन पहली बात को क्या कर रहा है? एक तरह से निषेध, कि उसने मुझे बताया था परंतु मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मतलब फिर भी भरोसा नहीं किया, बता दिया उसके बाद भी। तो यहाँ पे बात हुई। अब जैसे आगे, मैं उसे आगे पढ़ाना चाहता हूँ किंतु मेरे पास धन नहीं है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो काम करना चाहता है, लेकिन उस काम को करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। तो यहाँ पर किंतु, परंतु, ये शब्द क्या कर रहे हैं? ये वाक्य को जोड़ते हुए यहाँ पर इन वाक्य को क्या कर रहे हैं? अलग अलग दिखा रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो ये जो एक वाक्यों की यहाँ पर जो एक कैटेगरी है, एक श्रेणी दी हुई है अलग, तो ये किसके अंदर आएगी? विरोध दर्शक समुच्चय बोधक के अंदर आती है। ठीक है, नंबर 4 आता है हमारा परिमाण दर्शक समुच्चय बोधक। परिमाण दर्शक समुच्चय बोधक क्या होंगे? कि इस प्रकार के शब्दों से पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में नजर आता है, तो इसलिए इसको हम परिणाम दर्शक यानी रिजल्ट दिखाने वाले हम शब्द कह सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे इसलिए, क्योंकि, जो कि, अतः या अंततः, ऐसे शब्द आ जाएंगे। तो ये किसको दिखाएंगे? परिणाम को दिखाने वाला है। ठीक है, तो जैसे दिया है कि तुम अपनी पढ़ाई कर सको इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली भेजा। तो यहाँ पर इसलिए जो शब्द है ये क्या कह रहा है? तुम अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो आगे यहाँ ये कहा गया है कि जो तुम्हें दिल्ली भेजा गया है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? ताकि तुम अपनी पढ़ाई कर सको। तो ये रिजल्ट निकलने वाले शब्द यानी रिजल्ट को दर्शाने वाले शब्द हमारे परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा संकेतवाचक समुच्चय बोधक। तो संकेतवाचक समुच्चय बोधक आता है, ये क्या कहलाता है? कि इस प्रकार के शब्दों से दो वाक्यों के बीच आपस के संबंध को दिखाया जाता है। इसमें जोड़ा होगा, शब्दों का जोड़ा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आता है, अब जोड़ा होता है कि जैसे यदि और तो ये जोड़ा है। जैसा वैसा, जहां वहां, जो सो, यद्यपि तथापि, ये ऐसे शब्द आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जैसे वैसे, तो इस तरह के शब्द आते हैं, या जहां वहां शब्द जैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये
आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये संकेतवाचक समुच्चय बोधक में है। अब यहाँ से वाक्य शुद्धिकरण का भी पॉइंट बनता है कि अगर पहले वाक्य में यदि आ गया तो अंतिम वाक्य में तो ही आएगा। अब ऐसे नहीं कह सकते कि मान लो हमने यहाँ पर यद्यपि लिख दिया और अंतिम वाक्य में तो लिख दिया, वहां पर क्या लिखना होगा, तथापि लिखना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता देती हूँ, जैसे दिया है, यद्यपि तुम मेरी नहीं हो तथापि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं करूँगा। ठीक है, यद्यपि तुम मेरी नहीं हो तथापि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर जो वाक्य है ये यद्यपि के साथ, यानी यद्यपि से ये वाक्य जुड़ा है और ये तथापि से ये वाक्य यहाँ से जुड़ा है। अब जैसे दिया है, अब इसे यद्यपि से यहाँ तो नहीं कर सकते थे। जैसे यदि मैं अरुण से मिलूंगा तो तुम्हारा संदेश दे दूंगा, तो यदि के साथ यहाँ पर तो आ गया। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि यद्यपि यदि के साथ यहाँ पे तथापि कर दें, तो वो गलत होगा। वाक्य शुद्धिकरण में भी आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इनको जोड़ों को आपको याद रख लेना है, तो इन्हें संकेतवाचक समुच्चय बोधक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आगे अगला पॉइंट आपका आता है, अगला पॉइंट है विषमादि बोधक। विषमादि बोधक आपका क्या होता है? विषमादि बोधक अभिकारी शब्द हमारे हैं। इनका कहता है यहाँ पे परिभाषा कि जिन शब्दों से भय, प्रेम, घृणा, क्रोध, इच्छा, शोक, विस्मय, उत्तेजना आदि का पता चले उन्हें विषमादि बोधक कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विषमादि बोधक कहते हैं। जैसे आगे दिया है, क्या आश्चर्य को व्यक्त करता है, सच, ए, ओहो, शाबाश, धन्य, वाह वाह। ठीक है, वाह वाह, हाय, अरे, बाप रे, ऊ, काश, छी, धिक, ठीक, अच्छा, भला, अजी, अरे, हे आदि। तो ये शब्द जो हैं किसको दिखा रहे हैं? भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो जो शब्द भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है, भावों का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विषमादि बोधक कहते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग अगर हम करें तो यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे, अरे बच्चों, अरे बच्चों, अरे बच्चों, ये आप लोगों ने, ये आप लोगों ने क्या किया, क्या किया। ठीक है, बल्कि इसको यहाँ पे रखेंगे, अरे बच्चों ये आप लोगों ने क्या किया। तो यहाँ पे आश्चर्य है। ठीक है, तो आश्चर्य है, तो आश्चर्य का बोध करा रहा है ये शब्द, अरे बच्चों, तो आश्चर्य हो रहा है। तो ये यहाँ पर यानी विस्मय, विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य, आश्चर्य विस्मय को कहते हैं। तो आश्चर्य का बोध करा रहा है। इसी तरह से हम बोलते हैं अजी सुनो, किसी को पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। या उफ, यहाँ कितनी गर्मी है, इसका प्रयोग करते हैं। या कहते हैं हाय, उसका तो सब कुछ नष्ट हो गया। इस तरह से दुख व्यक्त करते हैं। या खुशी व्यक्त करें, आहा, हम सब पास हो गए, खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहो। तो इस तरह के जो शब्द हैं हमारे, ये भावों को व्यक्त करते हैं और ये क्या कहलाते हैं? विषमादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा निपात। निपात शब्द क्या होते हैं? इनसे अलग होते हैं। जैसे आपने विशेषण में प्रविशेषण पढ़ा था, इसी तरह से निपात शब्द आता है। ये भी थोड़ा अलग से हम पढ़ते हैं कि निपात शब्द किनको कहा गया है। तो जो शब्द वाक्य में किसी शब्द, यानी जो शब्द किसी वाक्य के अंदर किसी शब्द पर जोर डालने के लिए आते हैं, उन्हें निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात शब्द। अब इसमें कौन कौन सा आता है? ही, भी, भर, तो, केवल आदि। इस तरह के शब्द जो हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? निपात शब्द कहलाते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर वाक्य दिया है, मैं भी बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पर ये भी शब्द आया है। इस भी ने किस पर जोर डाला है? मैं पर जोर डाला है कि मैं भी बाजार जाऊंगा। तो यहाँ पर मतलब बाजार जाने के लिए कौन जोर डाल रहा है? मैं डाल रहा है। ठीक है, तो अब इसी को मान लो अगर हमने ऐसे लिख दिया कि मान लो मैं के बाद ना लगा के बाजार के बाद लगा दिया, मैं बाजार भी जाऊंगा, तो अब किसके ऊपर भार आ गया, किसके ऊपर जोर आ गया? तो हमने इस भी को जिस शब्द के ऊपर लगाया है यहाँ पर, तो बाजार, तो अब बाजार पे आ गया जोर। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या है? निपात शब्द है। ये क्या कहलाएगा? निपात शब्द कहलाता है। तो यानी ये जोर डालने के लिए आता है, दबाव डालने के लिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे वाक्य दिया है कि रोहन कल स्कूल ही गया था, तो यहाँ पर ही जो है वो किस पे जोर डाल रहा है? स्कूल पे, कि रोहन स्कूल ही गया था, कहीं और नहीं गया था। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो जोर डालने के लिए आते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। संबंध बोधक और संयोजक समुच्चय बोधक में अंतर बता दीजिए मैम। दोनों एक जैसे लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। ये आपको किसने कह दिया कि दोनों एक जैसे हैं? कोई इनमें एक जैसा चीज है ही नहीं। ये देखो, जो आपका संबंध बोधक है वो संबंध को दिखाता है। उसमें हमने तो कौन से शब्द लिए? मारे, बिना, पीछे, ठीक है, सहित, इस तरह के शब्द। और समुच्चय बोधक संयोजक शब्द जो दिए हैं वो क्या है? और, तथा, एवं। वो क्या कर रहे हैं? दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो इनमें अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है आपको। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको अंतर ना दिखाई दे। देखो, संबंध बोधक शब्द में अगर आप देखेंगे तो संबंध बोधक शब्द में आपके सामने कौन से शब्द रखे हैं? मारे, बाद, पीछे, पूर्व, पहले, बिना, तरफ और समेत। बिल्कुल अलग है। इसमें कोई ऐसी भी संभावना नहीं है कि एक जैसा शब्द आ रहा है तो आप कैसे अंतर करेंगे। बिल्कुल अलग है ये शब्द उदाहरण में। और यहाँ पर जो आपके दिए हैं ये क्या है? अगर हम इसे सबको हटाएं, यहाँ जो दिया है इसमें आपका दिया है और, तथा, एवं, व। बस ये 4 शब्द हैं। ये क्या है? आपके संयोजक समुच्चय बोधक हैं। और, तथा, एवं ये किसको जोड़ रहे हैं? इसने यहाँ पर इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ा है, और इस और ने इस शब्द को और इस शब्द को जोड़ा है। तो ये शब्द को जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर दिखाने वाले जो ये शब्द हैं ये किसको दिखा रहे हैं? ये संबंध को दिखा रहे हैं और ये शब्द हैं। तो इसमें तो उदाहरण भी अलग है। तो जब उदाहरण ही अलग है तो आप उसके उदाहरण को भी समझ सकते हैं, उसी को रट सकते हैं। मान लो इसे ना रटे तो आप ये देख सकते हैं इसमें 4 ही हैं, ये और, तथा, एवं, व। इन चारों का अर्थ जो आप अंग्रेजी भाषा में एंड जिससे लगाते हो, एंड को समझते हो? अगर आप ये कहो हाँ मैडम हम एंड को समझते हैं और अब इसको समझ गए, तो फिर लानत है आपको हिंदुस्तान में पैदा होने पर कि अगर आप इससे समझते हो और तब खुश होते हो हाँ अब आ गया समझ में। ठीक है, पर बोलूंगी मैं तो आपको बुरा लगे या भला लगे कैसे भी। तो इन चारों का एक ही अर्थ है। इन चारों का अर्थ है और, जो दूसरों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से ये आपके यहाँ पे शब्द जो हैं वो समाप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभिकारी शब्द यहाँ पर पढ़े, तो जो अभिकारी शब्द हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये हमारे अभिकारी शब्द ये होते हैं। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रश्न आने की संभावना है। अब आज की क्लास में ये यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब से हमारे जो टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा वाक्य, और वाक्य से हमारी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे वाक्य से प्रश्न को शुरू करेंगे। अब जल्दी से देखो, यहाँ पर अब रही बात आपकी कि वाक्य पढ़ने के बाद तो ये आपका टॉपिक लगभग समाप्ति ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में ऑलमोस्ट वाक्य ही हैं और ये हमने पढ़ ही लिया है जो यहाँ पर दिया है। अब रही बात शब्दावली की, तो शब्दावली आप लोगों को सारी याद करनी पड़ेगी जो आपके पास दिए हैं। अगर आप शब्दावली को याद नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो शब्दावली याद करते हैं। तो आज टॉपिक निकाल लेते हैं कि हमें आज कौन सा पढ़ना है। पर्यायवाची देख लेते हैं। जब हमने पढ़ा था पर्यायवाची लास्ट की क्लास में, और मैंने आपको कहा था ना कि विलोम शब्द हम पढ़ लेंगे, तो विलोम शब्द मैं लाना ही भूल गई।
तो आज मैं दे दूंगी। हम लोगों ने यहाँ पर कितना पढ़ा है, मुझे ज़रा बताइए। पर्यायवाची का सेट हम लोग कितना कर चुके हैं? मेरे ख्याल से हम शायद 3 सेट कर चुके हैं या 4 सेट कर चुके हैं। मुझे बता दीजिए जल्दी से कितने सेट किए हैं इसमें अभ्यास में, ताकि हम उसी को पढ़ाएं। मेरे ख्याल से 3 सेट कर चुके हैं, चौथा सेट हमें आज करना है। अब आप लोग बताइए मुझे कि पर्यायवाची में हमने कहाँ तक किया हुआ है। तीन सेट हो गए ना? हाँ, तो आज चौथा करना है हमें। मैम, छाया का अर्थ क्या होता है? बेटा, छाया का अर्थ होता है परछाई। जो परछाई नीचे हमें दिखती है उसी को हम छाया कहते हैं। ठीक है मैम, यूट्यूब वाली क्लास नहीं लगती है? अरे नहीं बेटा, मैं क्लास लगा रही थी, पर किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई यूट्यूब पे। मैं पिछले 2 दिन यानी सैटरडे संडे में यहाँ नहीं थी, तो क्लास आपकी होनी थी सैटरडे में, फिर नहीं हो पाई इस वजह से। तो आज से करेंगे हम वहाँ पर। अब देखो, अभ्यास सेट 4 है यहाँ पर, जल्दी से हम देखेंगे। सूर्य के पर्यायवाची याद करते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। सूर्य का पर्यायवाची है अंशुमान, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्तास्व, सूरज, कालिंद, तरुणी, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, नलिनीपति, प्रभाकर, आलोकनाथ। ये सब हमारे क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। और नोट दिया है कि दिन, नलिनी और प्रभा के पर्यायवाची में अगर हम कर, ईश, कांत, नाथ और पति इनको जोड़ देते हैं तो सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। जो आपको याद रखना है अपनी परीक्षा के हिसाब से, तो ज़्यादातर जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तरिणी किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तरिणी आ सकता है। मिहिर, मित्र, अर्क, पतंग, हंस, मार्तंड, सविता, ये ऐसे शब्द हैं आपके जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि इनमें कौन सा शब्द होगा। ठीक है, तो इनको याद रख लेना, इन सारे शब्दों को। ठीक है, अब आता है यहाँ पर अगला शब्द है हमारा। अब जैसे हमने देखा कि दिन के पर्यायवाची के साथ याद करके सूर्य का पर्यायवाची याद कर सकते हैं, यानी जो दिन है उसके साथ हम कर का लगा दें, तो यहाँ पर आता है जैसे शब्द, तो दिन का भी याद कर लेते हैं। वासर, दिवा, अह, वार, दिवस, भास्वर, ये दिन के पर्यायवाची हैं, तो हम इस तरह से दिन के पर्यायवाची याद करते हैं। अब यहाँ पर हमें सूर्य के पर्यायवाची के साथ साथ एक और पर्यायवाची याद करने का मौका मिलता है, यमुना का। यानी हम सूर्य के नाम से यमुना के पर्यायवाची भी याद कर सकते हैं। यदि हम सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची अगर जोड़ देते हैं तो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। तो इसी तरह से देखते हैं, सूर्यजा, भानुजा, सूर्यतन्या, सूर्यपुत्री, कालिंदजा, कालिंदी, हंस सुता, रवि सुता, अर्कजा, यमी, यमानुजा, काल गंगा, अक्र, यम भगिनी, जमुना, कृष्णा, ये यमुना के पर्यायवाची आ जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य की पुत्री यानी यमुना, तो यहाँ पर सूर्य के नाम से भी उनके बहुत सारे नाम पड़े हुए हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब क्योंकि हमने सूर्य के साथ पुत्री का पर्यायवाची लगाकर पर्यायवाची याद किए हैं, तो हम यहाँ पर पुत्री शब्द के पर्यायवाची भी याद कर लेते हैं। तो शब्द हमें दिया हुआ है यहाँ पर अंगजा, आत्मजा, कन्या, कुमारी, तन्या, तनुजा, दुहिता, बेटी, लड़की, सुता, ये किसके पर्यायवाची हैं? पुत्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा द्रौपदी। द्रौपदी का भी पर्यायवाची कृष्णा है, याद रखिएगा। अभी यमुना का भी हमने देखा, तो यमुना को भी कृष्णा कहा गया है और द्रौपदी को भी कृष्णा कहा जाता है। द्रुपद श्रुता, पांचाल कुमारी, पांचाली, याज्ञसेनी, ये द्रौपदी के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची देखेंगे, अचला, अवनी, इला,
क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुंधरा, वसुमती, वसुधा, विपुला, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, आगे अगला आता है हमारा अमृत। अमृत का पर्यायवाची हम देखते हैं यहाँ पर। अमृत का पर्यायवाची आएगा शब्द है हमारा अमीय, आबे हयात, देवाहार, पीयूष, सुधा, सुरभोग। सुरभोग मतलब सुर माने देवता, भोग माने भोजन, तो देवताओं का भोजन। देवान, देव प्लस अन्न, ठीक है, तो देवान, सुभा, मधु, जीवनोदक, जीवनोदक मतलब जीवन प्रदान करने वाला, सोम, अमी, तो ये हमारे अमृत के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, अगला शब्द आता है शिक्षक। शिक्षक के पर्यायवाची अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर, प्रोफेसर, मास्टर। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि आप कहें कि मैम टीचर तो अंग्रेजी का शब्द है, ये इसका पर्यायवाची कैसे हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची का मतलब ही ये होता है उसके अलग अलग भाषाओं में उस शब्द को क्या कहा जाता है, उन्हीं सबको हम पर्यायवाची नाम देते हैं, यानी वही अर्थ रखने वाला। तो जिसे हम शिक्षक कहते हैं उसी को तो हम अंग्रेजी में टीचर कहते हैं ना, तो फिर टीचर और शिक्षक एक दूसरे के पर्यायवाची हुए। उसी तरह से प्रोफेसर जो होता है, प्रोफेसर भी तो वही है ना, अंग्रेजी का ही शब्द है, तो उसे भी यानी जो शिक्षक होते हैं उन्हीं को हम प्रोफेसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये शब्द हैं यानी पढ़ाने वाला, जो पढ़ा रहा है वो क्या है, वो हमारा शिक्षक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्यायवाची आप लोगों को याद करने हैं। शब्दावली को आप इसी तरह से याद करते रहिए जो आपके सामने शब्दावली दी हुई है, ताकि आपको सारी चीजें धीरे धीरे आराम से याद हो जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ तक करते हैं, कल मिलेंगे इसके आगे की क्लास में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया।